पहले अपन हेडिंग दे ले कैरियोकाइनेसिस, लिख लेता हूं कैरियोकाइनेसिस। ठीक है ना, थोड़ा वर्ड पे ध्यान दे लेंगे, समझ में आ जाएगा हम लोगों को। ठीक है ना, कैरियोन का मतलब होता है न्यूक्लियस, ठीक है ना, और काइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन। मतलब क्या, हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं न्यूक्लियर डिवीजन के बारे में। कैरियोन का मतलब होता है न्यूक्लियस और काइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन। ठीक है ना, हम लोग यहाँ पे न्यूक्लियर डिवीजन की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, हम लोग न्यूक्लियर डिवीजन की यहाँ पे बात करेंगे। बेटा ध्यान दो, इस कैरियोकाइनेसिस में क्या है, सर आज क्लास नहीं कर पाएंगे, दुकान पर हूँ इस टाइम। ठीक है, तो दुकान पे ही रहे, मत कर क्लास, जाओ आराम कर। ध्यान दो, तो ये जो कैरियोकाइनेसिस हमारा है, अगर हम लोग इसको देखें तो कैरियोकाइनेसिस में होता क्या है, ये हमारा सेल है, इस सेल के पास में एक न्यूक्लियस था। अब क्या होगा, जैसे ही कैरियोकाइनेसिस इस पे कंप्लीट होंगे, समझना मेरी बात, जैसे ही कैरियोकाइनेसिस इसमें कंप्लीट होगा, होगा क्या, ये दो ठो न्यूक्लियस इसमें आ जाएंगे। ठीक है ना, इसमें दो ठो न्यूक्लियस आ जाएंगे। इसी को तो बेटा हम लोग कैरियोकाइनेसिस के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, तो ये स्टेप्स इसके कितने हैं, थोड़ा वो भी हम लोग डिस्कस कर लें। ये कैरियोकाइनेसिस या न्यूक्लियर डिवीजन है, इसके स्टेप्स की बात करें तो हम लोग ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं। चार स्टेप हैं। सबसे पहला स्टेप जो हमारा है वो कहलाता है प्रोफेज। ठीक है ना, उसके बाद वाला स्टेप हमारा कहलाता है मेटाफेज, मेटाफेज। ठीक है, उसके बाद वाला जो स्टेप है उसको हम लोग बोलते हैं एनाफेज। ठीक है ना, और लास्ट वाला जो हमारा फेज है, दैट वन इज नोन एज टेलोफेज। ठीक है ना, या इसको हम लोग रिवर्स प्रोफेज के भी नाम से डिस्कस करते हैं। ठीक है ना, तो चलो सबको बारी बारी से डिस्कस कर लेते हैं अपन। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज, जितने भी फेजेस हैं सबको हम लोग बारी बारी से डिस्कस कर लेते हैं। चलो इसको बारी बारी डिस्कस करने से पहले एक चीज और मैं तुमको बताना चाहता हूँ, ध्यान देना। तुम लोग ये तो जानते होगे, दो वर्ड सुने होगे तुम लोग कभी ना कभी। एक वर्ड आप लोगों ने सुना होगा क्रोमैटिन, और दूसरा आपने सुना होगा क्रोमोजोम। सुना है या नहीं ये पहले मुझे बताओ, क्रोमोजोम और क्रोमैटिन, जल्दी बताना, सुने हो क्या? ओके, अगर सुने हो तो बताओ क्रोमैटिन क्या हो, बताना। क्रोमैटिन क्या होता है वो मुझे बताओ चैट बॉक्स में। ओके, वेरी गुड बेटा, बताओ। चलो बताता हूं मैं बताता हूँ। क्रोमैटिन और क्रोमोजोम दोनों एक ही चीज है। ठीक है ना, अंतर केवल ये है कि तुम किस समय देख रहे हो। ठीक है ना, अगर क्रोमैटिन को देखोगे तो ये भी हमारा डीएनए ही है। ठीक है ना, और ये भी हमारा डीएनए ही है, डीएनए ही बेसिकली डीएनए ही है। ठीक है ना, लेकिन दोनों में अंतर है। जैसे तुम हो, तुम मान लो कि तुम अदीवा हो, ठीक है ना, तो तुम अदीवा ही हो। लेकिन तुम अगर क्लास में जाते हो तो स्टूडेंट बन जाते हो, घर पे आते हो तो बेटी बन जाते हो, किसी की बहन बन जाते हो ना। वैसे ही ये क्रोमोजोम जो हमारा है डीएनए ही है, क्रोमेटिन एक डीएनए ही है। इसके अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम इसको दिया गया है। ठीक है ना, समझना मेरी बात गौर से, यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होते हैं, अच्छे अच्छे टीचर्स यहाँ पे नहीं बताते। ठीक है ना, समझना, दिमाग में बैठाना मैं क्या बताना चाहता हूँ। अब हम डीएनए को क्रोमोजोम कब बोलेंगे, क्रोमेटिन कब बोलेंगे, वो इंपॉर्टेंट है अपने लिए। ठीक है ना, तुम देखो सेल किस समय है, तुम किस समय सेल को देख रहे हो, क्या तुम सेल को उसके इंटरफेस में देख रहे हो? अगर तुम सेल को उसके इंटरफेस में देख रहे होगे तो तुम्हें क्या दिखने वाला है, उस सेल के अंदर में एक प्यारा सा न्यूक्लियस दिखने वाला है तुमको ना। उस सेल के अंदर में एक प्यारा सा न्यूक्लियस कुछ इस तरीके से डबल मेम्ब्रेन का बना हुआ तुमको देखने को मिलेगा। ठीक है ना, और आपको तो पता ही है न्यूक्लियस के अंदर में क्या होता है, डीएनए होता है। और इस तरीके से ये डीएनए जो है ना, खुला हुआ, ऐसे फैला हुआ डीएनए तुमको मिलेगा। हमारा जो 46 क्रोमोसोम है उसके जो डीएनए है, कुछ ऐसे ही न्यूक्लियस में पड़े हुए होते हैं। ठीक है ना, तो ये खुला हुआ है, रैप्ड है। जैसे तुम मान लो कि तुम अपने घर पे तुम्हारे आसपास में जो तुम्हारा किताब है एकदम बिखरा हुआ हो, एक कॉपी वहां पे रखा हुआ है, किताब टेबल पे रखा हुआ है, तुम्हारे बुक जो है वो तुम्हारे बेड पे रखे हुए हैं ना, तुम एकदम बिखरा करके चीजों को रखे हो।
ना। क्यों? क्योंकि तुम उसका यूज कर रहे हो। अभी अभी तुमको ये कॉपी पढ़ने का मन हुआ, फिर हुआ कि नहीं हमको बायो का बुक पढ़ लेना है, तो तुम बुक को खोजना स्टार्ट कर दिए ना। तुम्हें मन हुआ केमिस्ट्री पढ़ना है, तो केमिस्ट्री का बुक तुमने निकाल लिया। क्योंकि तुम काम कर रहे हो, उस समय पढ़ाई कर रहे हो, इसलिए किताब को तुमने बिखरा के रखा ना। वैसे ही इंटरफेज में चूंकि सेल काम कर रहे होते हैं, समझना मेरी बात, चूंकि इंटरफेज में सेल काम कर रहा होता है, इसी कारण से वो क्या कर रहा होता है, डीएनए को बिखरा के रखता है। ठीक है ना। और ये जो बिखरा हुआ डीएनए है, इसको हम लोग विशेष नाम से जान सकते हैं। इसको हम लोग डी कॉन्डेंस्ड, ठीक है ना, डी कॉन्डेंस्ड डीएनए बोल सकते हैं। डिकंडेंसेशन मतलब कि खुला हुआ, बिखरा हुआ, इसको हम लोग डी कॉन्डेंस्ड डीएनए बोल सकते हैं ना। लेकिन वही इंटरफेस के बाद जगह पे हम लोग बात करने चलते हैं अब एम फेज की। समझना मेरी बात। अगर हम लोग एम फेज की बात करें, ठीक है ना, तो एम फेज में क्या हुआ है, हमारा जो ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस आने वाले समय में दो अलग अलग न्यूक्लियस में बंट जाने वाला है, अलग हो जाने वाला है ना। क्योंकि वो दो अलग अलग न्यूक्लियस में बंटने वाला है, इसलिए क्या होने वाला है, ये जो हमारा डीएनए है इसका बंटवारा होगा। और डीएनए का बंटवारा तभी होगा ना जब उसको अच्छे से पैकेट में जमा कर दिया जाए। हाँ, कंडेंस कर दिया जाए। कोई चीज मान लो तुमको बांटना है, तुम किताब रखे हो, तुमको अपना आधा किताब, अपनी कॉपी, तुम्हारे पास किताब कॉपी है, आधा कॉपी तुमको किसी को देना है, तो तुम क्या करोगे, सबसे पहले सारी किताब कॉपी को एक जगह पे जमा कर लोगे, तब तो तुम दे पाओगे ना उसको ना। तो मतलब क्या, यहाँ पे तुमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, चीजों को जमा करके कंडेंस करना पड़ेगा, जमा करना पड़ेगा ना। तो जब एम फेज होता है, तो चूंकि यहाँ पे डिवीजन की प्रोसेस होने वाली है, इस कारण से डीएनए के बंटवारे के लिए जरूरी है कि डीएनए को पैकेट के रूप में जमा कर लिया जाए। ठीक है ना। यही जो कंडेंस फॉर्म या पैकेट ऑफ डीएनए होता है, ठीक है ना, यही जो हमारा यहाँ पे क्या होने वाला है, ध्यान देना बेटा, यहाँ पे यही जो हमारा कंडेंस डीएनए हो जाएगा, कंडेंसेशन, ठीक है ना, कंडेंस्ड डीएनए जो होगा, उस डीएनए को हम लोग बोलेंगे क्रोमोसोम। ठीक है ना। तो देखो दोनों हमारा क्रोमोसोम ही है, समझ है मेरी बात, ये दोनों क्रोमोसोम ही है। क्रोमेटिन भी हमारा क्रोमोसोम है, सॉरी, दोनों हमारे डीएनए ही है। क्रोमेटिन भी हमारा डीएनए है, क्रोमोसोम भी हमारा डीएनए। ठीक है ना। लेकिन क्रोमेटिन और क्रोमोसोम में क्या डिफरेंस है, क्रोमेटिन जो हमारा है डीकंडेंस्ड फॉर्म ऑफ डीएनए है ना, या बोल सकते हैं खुला हुआ या एक्टिव डीएनए है हमारा। ठीक है ना। जबकि अगर हम लोग क्रोमोसोम की बात करेंगे, तो वो क्या है बेटा, ये हमारा कंडेंस्ड डीएनए है या पैकेट ऑफ डीएनए है। ठीक है ना। क्रोमोसोम को ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं, ये क्या है हमारा, पैकेट ऑफ डीएनए है। डीएनए का छोटा छोटा पैकेट बन गया है, वो पैकेट है। ठीक है ना। अभी यहाँ पे इस तरीके से बिखरा पड़ा हुआ था, जब ये डिवाइड करना चाहेगा तो क्या होगा, ये जो बिखरा हुआ है तुम्हारा 46 क्रोमोसोम जो यहाँ पे रखा हुआ है, 46 धागा जो डीएनए का रखा हुआ है, तुम्हें कुछ इस तरीके से बंडल में दिखेगा, पैकेट में दिखेगा। वही डीएनए इस तरीके से क्या हुआ है, पैकेट में यहाँ पे जमा हुआ है। और यही जो पैकेट में हमारा जो डीएनए जमा हुआ है ना, असल में यही हमारा क्रोमोसोम कहलाता है। ठीक है ना। तो तुम मुझे सच सच बताना, क्रोमेटीन और क्रोमोसोम दोनों में डिफरेंस पता चला कि नहीं, क्रोमेटीन किसे बोलेंगे और क्रोमोसोम किसे बोलेंगे बेटा, सच सच बता, पता चला कि नहीं, हाँ या ना? या फिर से मैं बताऊं अच्छे से, चैट बॉक्स में मुझे जल्दी बताओ। ओके, वेरी गुड बेटा। और किसी को? ओके, फतेहा बोल रही है सर एक बार और। ओके बेटा, ठीक है, समझ मेरी बात। देख, मैं क्या बता रहा हूं, जो डीएनए है उसके दो फॉर्म है। डीएनए अगर खुला हुआ है, फैला हुआ है, बिखरा हुआ है, तो उसको बोलेंगे हम लोग क्रोमैटिन। और अगर डीएनए अच्छे से लपेटा हुआ है, बंडल में जमा किया हुआ है, तो उसको बोलेंगे हम लोग क्रोमोसोम। समझ मेरी बात। अगर डीएनए बिखरा हुआ है, फैला हुआ है, जैसे तैसे रखा हुआ है, तो क्रोमैटिन। और अगर डीएनए को बंडल में अच्छे से पैक कर दिया गया है, तो क्रोमोसोम। अब बता क्लियर हुआ कि नहीं, हाँ या ना? ओके, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, एक्सेलेंट, गुड। तो इस तरीके से सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे क्या क्लियर करना था, क्रोमोसोम क्या है, क्रोमैटिन क्या है। क्रोमोसोम के बारे में हमने डिस्कस किया, क्रोमोसोम कब दिखेगा, इंटरफेज में या एम फेज में, चैट बॉक्स में बताना। जनरली क्रोमोसोम कब दिखेगा, इंटरफेज या एम फेज, जल्दी। एम फेज में, क्योंकि डिवीजन करने की बात है तो उसको पैकेट में बदलना पड़ेगा, पैकेट में बदलना पड़ेगा मतलब क्रोमोसोम के रूप में वो दिखेगा। क्रोमैटिन कब दिखने वाला है, इंटरफेज में या एम फेज में, जल्दी। क्रोमैटिन कब दिखने वाला है बेटा,
इंटरफेज में, वेरी गुड। अच्छा मुझे बताओ कौन सा डीएनए एक्टिवली काम कर रहा होगा, इंटरफेज वाला या एम फेज वाला? काम कौन कर रहा होगा, इंटरफेज वाला या एम फेज वाला? वेरी गुड बेटा। क्योंकि वो खुला हुआ है तो अच्छे से काम करेगा, इंटरफेज वाला जो है वो फंक्शन कर रहा होता है। ओके, वेरी गुड। तो चलो बेटा, ये हम लोग इंटरफेज और एम फेज को समझ चुके हैं। ये अपना पेज नंबर फर्स्ट, इसको करते हैं अपन सेव, और सेव करने के बाद अब अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। चलो सबसे पहले हम लोग ऐसा करते हैं, जो हमारा यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस का पहला फेज है उसकी बात करने वाले हैं, हम लोग प्रोफेज की बात करने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलो इसको अपन इरेज करते हैं। ध्यान दो, हम लोग कैरियोकाइनेसिस का जो फर्स्ट फेज है उसके बारे में बात करने वाले हैं, विच वन इज नोन एज प्रोफेज। प्रोफेज वर्ड पे ध्यान देना, ये चैप्टर बड़ा ही मजेदार है। शब्द को तुम अगर इज्जत दोगे तो आसानी से ये चैप्टर समझ में आता है, ठीक है ना। प्रोफेज, देखो प्रो, प्रो का मतलब होता है शुरुआत वाला, शुरुआती, ठीक है ना, शुरुआती, इनिशियल, ठीक है ना। इसको हम लोग इनिशियल फेज के भी नाम से जानते हैं, ठीक है बेटा। प्रो फेज या इसको इनिशियल फेज बोलेंगे। किसका इनिशियल फेज? तो बोल सकते हैं इनिशियल फेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस, ठीक है बेटा। ये क्या है हमारा इनिशियल फेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस, ठीक है ना। चलो जी देखते हैं इनिशियल फेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस में हमारा होता क्या क्या है। जैसे मान लो एक सेल हमने लिया ये वाला, ठीक है ना। इस सेल के अंदर में हमने क्या किया, ध्यान देना, इस सेल के अंदर में हमने न्यूक्लियस बनाया। चलिए जी, इस सेल के अंदर में अपन न्यूक्लियस कुछ इस तरीके से बना दें, ध्यान देंगे आप। इस सेल के अंदर में न्यूक्लियस कुछ इस तरीके से, दो मेम्ब्रेन वाला अपना न्यूक्लियस है, ठीक है ना। और इस न्यूक्लियस में हम लोग क्या करते हैं, अपना जो सेंट्रियोल है, सॉरी, अपना जो क्रोमेटिन फाइबर है उसको बनाते हैं। ये है क्रोमेटिन फाइबर, ठीक है ना, मैं लिख देता हूं, ये है क्रोमेटिन फाइबर, ठीक है ना। अच्छा बेटा, तुमको पता है ना कि सेल के न्यूक्लियस के पास में सेंट्रियोल नाम का स्ट्रक्चर होता है, सेल चैप्टर में आपको बताया गया है क्या, हाँ या ना। सेल के न्यूक्लियस के पास में सेंट्रियोल नाम का स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके से, बताया गया है ना। हाँ वेरी गुड बेटा। तो ये अपना है सेंट्रियोल, ठीक है ना, ये अपना है सेंट्रियोल, ठीक है ना। अच्छा एक और चीज, तुम लोग मुझे बताना, यहाँ पे सेल के अंदर में जो प्लाज्मा के जैसा केमिकल होता है उसको क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म ना, उसको हम लोग साइटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं बेटा। ओके, वैसा ही एक लिक्विड जो होता है ना, फ्लूइड जो होता है वो न्यूक्लियस के अंदर में होता है, उसको क्या नाम देते हैं बेटा जी? अगर न्यूक्लियस के अंदर में लिक्विड हो तो क्या बोलेंगे उसको, चैट बॉक्स में जल्दी। वेरी गुड, एक्सलेंट बेटा, उसको बोलेंगे हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म। ध्यान दो, साइटोप्लाज्म का लिक्विड साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म न्यूक्लियस का लिक्विड न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है ना। साइटोप्लाज्म का लिक्विड साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस का लिक्विड न्यूक्लियोप्लाज्म। दोनों में एक बेसिक डिफरेंस बताया आपको, ध्यान दीजिएगा। दोनों तो फ्लूइड ही है, लेकिन दोनों में एक डिफरेंस है। अगर तुम देखोगे ना, तो ये इसका जो डेंसिटी होती है, ठीक है ना, साइटोप्लाज्म की, वो थोड़ा सा कम होती है न्यूक्लियोप्लाज्म की तुलना में, ठीक है ना। अगर तुम न्यूक्लियोप्लाज्म की डेंसिटी को देखो तो न्यूक्लियोप्लाज्म का डेंसिटी ज्यादा होता है, ठीक है ना, इसका डेंसिटी ज्यादा होगा। मतलब गाढ़ा कौन है, न्यूक्लियोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म? जल्दी बताना कौन गाढ़ा है, साइटोप्लाज्म या न्यूक्लियोप्लाज्म? जल्दी चैट बॉक्स में। ओके बेटा, वेरी गुड अधिभा, न्यूक्लियोप्लाज्म ज्यादा गाढ़ा है क्योंकि उसकी डेंसिटी ज्यादा है। ओके, वेरी गुड। चलो अब हम लोग बात करते हैं प्रोफेज या इनिशियल फेज में होता क्या है। देखो बेटा, प्रोफेज या इनिशियल फेज में अगर हम लोग देखें क्या होता है, तो यहाँ पे हमें क्या पता चलने वाला है, ध्यान दें। होगा क्या, अगर हम लोग इनिशियल फेज की बात करें, तो जो इनिशियल फेज होता है ना, उसमें सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट फंक्शन हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं जो घटने वाला है, ठीक है ना। पहले मैं फिगर ही बना लेता हूँ, ध्यान देना, पहले अपन फिगर ही बना लेते हैं ताकि अपने को अच्छे से समझ में आए। ध्यान दो, ये क्या हुआ, एक मिनट। ओके, हाँ,
तो अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो इस तरीके से हमारा न्यूक्लियस, ठीक है ना, इस न्यूक्लियस के अंदर में हमारा क्रोमेटिन फाइबर इन द फॉर्म ऑफ, बोल सकते हैं फॉर्म ऑफ डीएनए, इस तरीके से। और यहाँ पे हमारा सेंट्रियोल। देखो, प्रोफेज का जो पहला स्टेप है वो क्या है पता है? पहला स्टेप जो इसका है वो ये है कि इसका सेंट्रियोल जो है ना अपोजिट तरफ भागना शुरू कर देता है। जो दो ठो सेंट्रियोल रखे हुए हैं, ये दोनों अपोजिट एंड के तरफ हमारा मूव करना स्टार्ट कर, इस तरीके से, ठीक है ना। तो पहला जो इंपॉर्टेंट तुम चीज देखने वाले हो यहाँ पे, क्या देखने वाले हो? सेंट्रियोल जो होता है वो क्या करता है? माइग्रेट करना स्टार्ट कर देता है टुवर्ड्स, किस तरफ? तो हम लोग बोल सकते हैं अपोजिट पोल। अपोजिट पोल के तरफ वो जाना स्टार्ट कर देता है। ये पहला स्टेप है बेटा, ठीक है ना। और जैसे ही ये स्टेप हमारा होना स्टार्ट होगा, एक और चीज आपको देखने को मिलने वाला है बेटा। सेकेंड स्टेप क्या दिखने वाला है? तो सेकेंड स्टेप आपको देखने को मिलेगा कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एकाएक गायब होना स्टार्ट हो जाता है। ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ना, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये एकाएक गायब होना स्टार्ट हो जाएगा, या डिजॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा, या वो ज्यादा घुल जाएगा। ये जो है घुल जाएगा, ठीक है ना। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो हमारा है वो घुलना स्टार्ट हो, ठीक है ना। तो सेकेंड स्टेप क्या है बेटा जी? यहाँ पे हम लोग क्लियरली मेंशन कर सकते हैं कि सेकेंड स्टेप जो अपना है वो क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट डिसॉल्विंग, ठीक है ना। ये हम बोल सकते हैं डिसोल्यूशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है ना। तो लिखते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है ना। ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये क्या होता है? डिसॉल्व हो जाता है, डिसॉल्व, ये होना स्टार्ट हो जाएगा। और तुम ही बताओ, अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हमारा डिसॉल्व हो गया तो क्या साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म मिक्स कर जाएगा? हाँ या ना? जल्दी चैट बॉक्स में मुझे बताओ, क्या साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म आपस में मिक्स कर जाएगा? ओके, वेरी गुड। मतलब क्या, हम लोग बोल सकते हैं अगला जो स्टेप होने वाला है, दैट वन इज मिक्सिंग ऑफ साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है ना। मिक्सिंग ऑफ साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है ना। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म मिक्स करना स्टार्ट कर देगा। अच्छा तुम ही बताओ, अगर गंदा पानी और साफ पानी दोनों को मिक्स कर दिया जाए, एक साफ पानी में मछली थी, समझना मेरी बात, साफ पानी में मछली थी, गंदा पानी हमारे पास था, हमने गंदे पानी और साफ पानी दोनों को मिला दिया। अब जब दोनों को मिला करके हम मछली को देखेंगे तो क्या मछली हमको उस पानी में दिखेगी? हाँ या ना? जल्दी चैट बॉक्स में मुझे बताओ, हाँ या ना? नहीं दिखेगी, क्यों? क्योंकि पानी ओवरऑल गंदा हो गया है ना। वैसे ही यहाँ पे ये जब साइटोप्लाज्म था, जब साफ पानी था, डेंसिटी जब यहाँ पे कम थी, तो इसमें तुम क्या देख रहे हो? तो यहाँ क्या देख रहे थे? यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया था, इसके अंदर में हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम का ऑर्गेनली था, इसके अंदर में हमारा जो गोल्जी बॉडी है वो ऑर्गेनली था, इसमें राइबोसोम थे, बहुत सारे अलग अलग तरीके के ऑर्गेनली दिख रहे थे, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म मिक्स कर गया, हुआ क्या? सारे के सारे ऑर्गेनेली अब गायब हो गए। गायब हो गए, उसका मतलब क्या? दिख नहीं रहे, डिसअपियर हो गए। ऐसा नहीं कि वो भाग गया, वो है, लेकिन चूंकि न्यूक्लियोप्लाज्म मिक्स कर गया है इसलिए अब दिख नहीं रहा है, ठीक है ना। तो बेटा जी यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? डिसअपियरेंस ऑफ क्या? सेल ऑर्गेनल्स, ठीक है ना। यहाँ पे अपन बोल सकते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या है बेटा? नेक्स्ट स्टेप है डिसअपियरेंस। डिसअपियरेंस का मतलब क्या? गायब हो जाना। 1 मिनट, 1 मिनट जाओ। डिसअपियरेंस ऑफ किसका? तो बोल सकते हैं सेल ऑर्गेनली, सेल ऑर्गेनली, ठीक है ना। सेल ऑर्गेनली जो है वो डिसअपियर हो जाएगा, वो दिखना बंद हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से देखेंगे तो ये हमारा प्रोफेज दिखा, ठीक है ना। ये अपना प्रोफेज, ध्यान देना, ये जो मैंने डायग्राम बनाया है ये शुरुआती प्रोफेज है, ठीक है ना। ये कैसा प्रोफेज है? ये है शुरुआती प्रोफेज। इसको हम लोग प्यार से बोल सकते हैं ये हमारा अर्ली प्रोफेज है, शुरुआती प्रोफेज है बेटा ये अपना, ठीक है ना। ये है अपना अर्ली प्रोफेज। प्रोफेज को थोड़ा होने दो ना, थोड़ा देर और रुक जाओ, देखो माइक्रोस्कोप के अंदर में क्या क्या हो रहा है। थोड़ी देर के बाद तुमको क्या दिखने वाला है, चलो वो भी डायग्राम में बना, यहीं पे मैं बनाता हूँ, ठीक है ना। यहीं पे मैं बनाता हूँ इसको, हाँ।
थोड़ी देर के बाद जब तुम देखने वाले हो बेटा, तो तुमको यहाँ पे क्या दिखेगा, समझना मेरी बात। तुमको अब दिखेगा क्या, यहाँ पे जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन था अपना बेटा, ध्यान दे, अपना जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन था ये पूरी तरीके से गायब हो गया है। ध्यान देना बेटा, यहाँ पे जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हम लोग अभी देख रहे हैं, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब पूरे तरीके से गायब हो गया। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखने को नहीं मिल रहा है। 1 मिनट। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब अपना ये देखने को नहीं मिल रहा है। थोड़ा मोड़ा कहीं तुमको दिख जाए अलग बात है, लेकिन अब जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो तुमको दिखने वाला नहीं है, एकदम गायब हो गया है। ठीक है ना, एकदम गायब हो गया है, इस तरीके से एकदम गायब हो गया है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एकदम गायब हो गया अच्छे से। अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो गया उसका मतलब क्या, साइटोप्लाज्म न्यूक्लियर प्लाज्म पूरे तरीके से मिक्स कर गया, मतलब ऑर्गेनली अब तो बिल्कुल नहीं दिखे। ठीक है ना। उसके साथ साथ ये जो सेंट्रियोल अपोजिट ऑफ माइग्रेट कर रहा था, वो लगभग लगभग एक सेंट्रियोल इस तरफ पहुंच गया है, और दूसरा जो सेंट्रियोल है वो इस तरफ पहुंच चुका है। एक सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे चेंजिंग हो रहा है वो तो मैंने बताया ही नहीं। देख बेटा, ये सारा काम किस लिए हो रहा है, ये सारा काम जो है वो हमारा डीएनए के बंटवारा के लिए ही तो हो रहा है, न्यूक्लियस के बंटवारा के लिए ही तो हो रहा है ना। अगर न्यूक्लियस के बंटवारा के लिए हो रहा है, तो जैसे ही ये क्रोमेटिन फाइबर हमारा यहाँ पे खुलना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब ये न्यूक्लियस खुलना स्टार्ट हो जाएगा, क्रोमेटिन फाइबर क्या होगा, वो कंडेंस होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है ना। तुम लेट प्रोफेज में देखोगे ना, तो अब ये क्रोमेटिन फाइबर पहले वाला क्रोमेटिन फाइबर नहीं रहा। अब ये क्रोमेटिन फाइबर तुम देखोगे क्या, एकदम गांठ के रूप में या कंडेंस्ड होकर के कुछ इस तरीके से दिखना स्टार्ट हो जाएगा। लेट प्रोफेज में बंडल में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। ठीक है ना। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट जो इवेंट यहाँ पे हो रहा है वो तो मैंने लिखा ही नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट इस इवेंट जो यहाँ पे था वो ये था कि यहाँ पे क्या हो रहा है, कंडेंसेशन ऑफ क्या, क्रोमैटिन फाइबर हो रहा है। ठीक है, क्रोमैटिन फाइबर लगातार क्या कर रहा है, कंडेंस कर रहा है। ठीक है ना बेटा। तो इस तरीके से यहाँ पे देखेंगे तो इससे हमारा प्रोफेज कंप्लीट होते होते क्या हुआ है, हमारा यहाँ पे कंडेंस क्रोमैटिन फाइबर दिखना स्टार्ट हो गया। ठीक है ना, कॉन्डेंस्ड क्रोमैटिन फाइबर दिखना स्टार्ट हो गया है। ठीक है बेटा। और इस तरीके से ये जो हमारा फेज है, ये बाद वाला प्रोफेज है, इसलिए इसको हम लोग लेट प्रोफेज के भी नाम से डिस्कस कर सकते हैं। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ लेट प्रोफेज। ठीक है बेटा, ये अपना लेट प्रोफेज है, उसके नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो प्रोफेज या इनिशियल फेज में क्या क्या हुआ, फिर से मेरे साथ दोहराना इस चीज को। प्रोफेज या इनिशियल फेज में क्या क्या हुआ बेटा, ध्यान दे। प्रोफेज में सबसे पहले क्या हुआ है, सेंट्रियोल माइग्रेट करना स्टार्ट कर दिया, सेंट्रियोल भागना स्टार्ट कर दिया। ठीक है ना। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो हमारा है वो क्या हुआ है, डिजोल्व करना स्टार्ट कर दिया है। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियर प्लाज्म का क्या हुआ है, मिक्सिंग होना स्टार्ट हो गया, जिसके कारण से क्या हुआ है, सेल ऑर्गेनली अब जो है वो डिसअपियर हो गया। उसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमारा क्रोमैटिन फाइबर लगातार क्या कर रहा है, यहाँ पे कंडेंस कर रहा है, लगातार गाढ़ा होता जा रहा है। ठीक है ना। और इस तरीके से हमारा प्रोफेज जो है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है ना। तो तुम मुझे ये बताओ, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या, हाँ या ना, चैट बॉक्स में जल्दी बताना। साहिन बोल रही है सर फिगर का सेंसोल नहीं समझ में आया। ओके बेटा बताता हूँ। ओके, नहीं नहीं नहीं, कोई तो हाँ बोल दो, हाँ सर दिक्कत है। कोई नहीं बोलोगे क्या, चलो ठीक है, तो इसको सेव करते हैं। मतलब हम अच्छा पढ़ा रहे हैं ना, अच्छा पढ़ा लेते हैं। थैंक यू। अच्छा अच्छा अच्छा, देखो मक्खन लगा रही है, सर आप पढ़ाते हैं और दिक्कत, लगा ले मक्खन, कोई बात नहीं। चने के झाड़ पे चढ़ा रही है लड़की, समझ गए। ओके, गुड। चलो इसको सेव करते हैं पहले। ओके बेटा, ये बोल रही है कि सर सेंट्रियोल का क्या कहानी है वो बताइए। देख बेटा, सेंट्रियोल समझ, सेंट्रियोल जो होता है ना वो दो ठो होता है एक सेंट्रोसोम में। तुम सेल चैप्टर में पढ़े होगे, चैप्टर नंबर 8 में। ये सेंट्रियोल है। जब कैरियोकाइनेसिस होना स्टार्ट होता है ना, तो एक सेंट्रियोल इस तरफ भागना स्टार्ट कर देगा और दूसरा सेंट्रियोल इस तरफ भागना स्टार्ट कर। सेंट्रियोल का भागना, सेंट्रियोल क्या है पता है तुमको, जैसे तुम बकरी भैंसी को बांधते हो खूंटा में, वैसे ही क्रोमोसोम को खूंटा में बांधा जाए, दोनों तरफ से ऐसे पकड़ा जाएगा। ठीक है ना, ये जस्ट खूंटा है एक तरीके का। ठीक है ना, क्रोमोसोम को बंटवारा करने के लिए एक खूंटा है।
तो एक खूंटा को इस तरफ ले जाना होगा, दूसरे खूंटा को इस तरफ ले जाना होगा, तब तो बीच में पकड़ के खींचेंगे ना। तो प्रोफेज में क्या होता है, ये सेंट्रियोल जो है ना अपोजिट तरफ जाना स्टार्ट कर देता है। तुम देखोगे क्या, अभी दोनों साथ में था, लेकिन प्रोफेज जैसे ही कंप्लीट होना स्टार्ट होगा, एक सेंट्रियोल यहाँ पे चला आ जाएगा और दूसरा सेंट्रियोल यहाँ पे चला आएगा। क्लियर बेटा? हाँ या ना साइन? बोल साहिन, कुछ पूछ रहे हैं? ओके, वेरी गुड, चल ठीक है, गुड। तो चल, अगर प्रोफेस कंप्लीट हो गया तो एक दो बार रिपीट कर ले, मैं बता रहा हूं, आंसर करना, ठीक है ना। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का क्या होने वाला है प्रोफेस में? जल्दी बताओ। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का क्या होगा? डिजॉल्व, वेरी गुड। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिजॉल्व करेगा। और अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिजॉल्व कर गया, उसका मतलब क्या? न्यूक्लियोप्लाज्म साइटोप्लाज्म क्या होगा? जल्दी। वेरी गुड बेटा, उसका मिक्सिंग होगा। और अगर इसका मिक्सिंग हो गया मतलब क्या, ऑर्गेनली का क्या होने वाला है? ऑर्गेनली का क्या होगा, जल्दी चैट बॉक्स में। ऑर्गेनली का क्या होगा? वेरी गुड, एक्सेलेंट। डिस एपियर हो जाएगा, डिस एपियर हो जाएगा, क्या बात है बेटा। ओके। और अगर ये डिस एपियर हो गया, ठीक है, ये हमारा डिस एपियर हो गया, उसके साथ साथ सेंट्रियोल का यहाँ पे क्या होने वाला है? जल्दी बताना। सेंट्रियोल का क्या होने वाला है बेटा? सेंट्रियोल, जल्दी जल्दी, वेरी गुड फतेहा, माइग्रेट करेगा किधर? अपोजिट एंड, अपोजिट पोल, वेरी गुड बेटा, माइग्रेशन टुवर्ड्स अपोजिट पोल, क्या बात है, अपोजिट पोल, एक्सेलेंट। ओके, हमारा जो है माइग्रेशन हो जाएगा टुवर्ड अपोजिट पोल। उसके साथ साथ मुझे बताओ, ये जो क्या नाम था उसका, नाम भूल रहा है, मैं भी भूल जाता हूँ। क्रोमेटीन, क्रोमेटीन का क्या होने वाला है? वेरी गुड फतेहा, क्रोमेटीन का क्या होने वाला है बेटा? जल्दी बता चैट बॉक्स में। हाँ, कंडेंसेशन, कंडेंसेशन का प्रोसेस इसमें हो जाएगा, ठीक है ना। और ये सारा स्टेप किसमें हो रहा है बेटा? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, किसमें? क्या बात है, ये सारा का सारा प्रोसेस है प्रोफेज का, ये सारे प्रोसेसेस हैं प्रोफेज के, ठीक है ना। तो ये चीजें हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है ना। तो चलो, प्रोफेज हमारा कंप्लीट। प्रोफेज में हमने क्या क्या डिस्कस किया? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसॉल्व कर जा रहा है, न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म का मिक्सिंग हो जा रहा है, जिस कारण से ऑर्गेनली डिसअपियर हो जा रहे हैं, सेंट्रियोल माइग्रेट कर रहा है टुवर्ड अपोजिट पोल, और क्रोमेटिन जो है वो क्या कर रहा है? कंडेंस कर रहा है, ठीक है ना। तो ये अपना कंप्लीट। इससे आगे अब अपन डिस्कस करने वाले हैं मेटाफिज के बारे में, ठीक है ना। तो मेटाफिज को डिस्कस करने से पहले, एक ही मिनट अपना टाइम बचा हुआ है, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो, जल्दी, मैं मौका दे रहा हूँ, एक मिनट बर्बाद नहीं होना चाहिए अपना। किसी को कुछ भी पूछना हो तो पूछो। कोई नहीं पूछेगा, सब विद्वान है यहाँ पे, कालिदास सब है। किसी को कुछ पूछना है? अच्छा छोड़, सर पढ़ाते हैं कि पूछना ही नहीं पड़ता, देख फिर मक्खन लगाई। ओके, गुड। छुट्टी कब से कब तक मिला है कोचिंग में, ये बता। 3 दिन का? कौन कौन सा दिन है? हाँ, हम तो सारा क्लास है वीडियो अपलोड कर रहे हैं बेटा। बेटा वेरी गुड। ओके, तो चल अब हम लोग ऐसा करते हैं कि हम लोग मेटाफिज के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। मेटाफिज हमारा कैरियोकाइनेसिस का सेकंड स्टेप है, मेटाफेज, ठीक है बेटा। तो मेटाफेज का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये बताओ, कोई बताएगा क्या? मेटा का मतलब क्या होता है? जल्दी चैट बॉक्स में। ओके बेटा, वेरी गुड। मेटा का मतलब होता है बाद में, के बाद, आफ्टर, वेरी गुड। ये है आफ्टर, ठीक है ना, ये है आफ्टर फेज, किसका? तो कैरियोकाइनेसिस। अब क्वेश्चन राइज होता है किसके बाद?
तो बोल सकते हो प्रोफेज के बाद ना। तो बोल सकते हैं ये कौन सा फेज है हमारा, ये है फेज आफ्टर प्रोफेज। प्रोफेज के बाद का जो हमारा फेज होता है बेटा, उसको हम लोग बोलते हैं मेटाफेज। लिख देता हूं, प्रोफेज क्या है, फेज आफ्टर मेटाफेज इज कॉल्ड, सॉरी, फेज आफ्टर प्रोफेज इज कॉल्ड मेटाफेज। ठीक है ना। प्रोफेज के बाद वाला जो फेज है उसको हम लोग नाम देने वाले हैं मेटाफेज। ठीक है ना। अच्छा एक बात बता, प्रोफेज में तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरे तरीके से गायब हो गया था, हाँ या ना, चैट बॉक्स में बता। प्रोफेज में तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरे तरीके से गायब हो गया था। ओके, ठीक है ना। और प्रोफेज खत्म होते होते क्या हुआ था, हमारा क्रोमेटिन एकदम कंडेंस कर गया था। तो क्रोमेटिन जब कंडेंस कर जाएगा तो क्या कहलाएगा वो, जल्दी चैट बॉक्स में बताना मुझे। क्रोमेटिन जब कंडेंस कर जाएगा तो क्या कहलाएगा बेटा, क्या बात है। क्रोमेटिन जब कंडेंस कर जाएगा तो उसको बोलेंगे क्या, क्रोमोजोम, बुद्धू कहेंगी। क्रोमेटिन जब कंडेंस कर जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, क्रोमोजोम ना। तो चलो ठीक है, क्रोमेटिन कंडेंस करके क्रोमोजोम का निर्माण करेगा। तुम बताना हमारे सेल के अंदर में कितने क्रोमोजोम है, 15 या 20, जल्दी चैट बॉक्स में। हमारे सेल में कितने क्रोमोजोम है, ह्यूमन सेल में 46, वेरी गुड बेटा। हमारे बॉडी में, हमारे सेल में, ह्यूमन सेल में 46 क्रोमोजोम है। तो तुम क्या देखोगे, मेटाफेज में ना वो सारे के सारे क्रोमोजोम जो है ना, ठीक है ना, मेटाफेज में वो सारे के सारे क्रोमोजोम जो है दिखने स्टार्ट हो जाते हैं। मैं यहाँ पे बनाता हूँ अच्छा सा, एक मिनट रुको, कलर चेंज कर लूँ मैं। हाँ, ध्यान दो यहाँ पे, ठीक है ना। तुम क्या देखोगे, तुम्हारे, तुमको तो ये भी पता है कि सेंट्रियोल जो है वो अपोजिट एंड पे आ गया है। ये सेंट्रियोल जो है वो क्या हुआ है, अपोजिट एंड जो है उस अपोजिट एंड पे ऐसे आ गया। ठीक है बेटा। सेंट्रियोल क्या है, जैसे तुम भैंस को या गाय को खूंटा में बांधते हो और खूंटा के आसपास ही गाय भैंस घूमती रहती है, वैसे सेंट्रियोल एक खूंटा है जिसपे क्रोमोसोम को बांधा जाएगा और अलग किया जाएगा। ठीक है ना। तो सेंट्रियोल तो अपोजिट पोल पे आ गया है। अब होने वाला क्या है, हमारे जितने भी क्रोमोसोम है ना बेटा, वो सारे के सारे क्रोमोसोम जो है कुछ इस तरीके से आ जाएंगे, ऐसे। जितने भी क्रोमोसोम हैं वो बंडल के रूप में ऐसे आकर के बीच में जमा हो जाएंगे। ठीक है ना। होते 46 हमारे बॉडी के अंदर में है, लेकिन मैं 4 ही दिखाना। ठीक है ना। और ये जो आ जाते हैं वो कैसे आते हैं वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा मैं बताता हूं तुमको। असल में ये सेंट्रियोल से एक फाइबर बनता है। वो फाइबर इस तरीके से दोनों तरफ से क्या करता है, क्रोमोसोम को पकड़ लेता है। और पकड़ के दोनों रस्सी से, ये एक रस्सी है, सीधे समझो ये रस्सी है, जिसको स्पाइंडल फाइबर बोलेंगे। उस रस्सी के जरिए ये क्या होता है, दोनों तरफ से खींचा जाता है। और इस तरीके से सारे क्रोमोसोम जो है ना वो बीच में आ जाते हैं। सारे क्रोमोसोम जो है वो कुछ इस तरीके से बीच में आ जाते हैं। ठीक है ना। तो भाई साहब ये जो ये जो हमारा रस्सी है, उस रस्सी का नाम क्या है हमारा, इस रस्सी का नाम है ये स्पिंडल फाइबर, स्पाइंडल फाइबर बोलते हैं बेटा। इस रस्सी को हम लोग नाम देते हैं स्पाइंडल फाइबर। ठीक है बेटा जी, स्पाइंडल फाइबर। एक बात तुम बताओगे क्या, G2 फेज में कौन सा प्रोटीन बन रहा था, याद है किसी को। G1 में नॉर्मल प्रोटीन, एस में हिस्टोन प्रोटीन, और G2 में, जल्दी चैट बॉक्स में बताओ, G2 में कौन सी प्रोटीन थी बेटा, वेरी गुड, हाँ ट्यूबुलिन प्रोटीन। बेटा ऐसा है कि वो ट्यूबुलिन प्रोटीन ही स्पाइंडल फाइबर का निर्माण करता है। ठीक है ना। वही जो ट्यूबुलिन प्रोटीन है वो आपस में कुछ इस तरीके से जुड़ता चला जाता है और जुड़ करके एक रस्सी का निर्माण करता है इस तरीके से, और यही रस्सी स्पाइंडल फाइबर। ठीक है ना। तो इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये जो स्पिंडल फाइबर जो है वो किस चीज का बना हुआ है, बोल सकते हैं मेड ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन। ठीक है ना। ये ट्यूबुलिन प्रोटीन जो है उसका निर्माण करता है। ओके। चलो इसके बाद एक और चीज मुझे बताना, ध्यान देना, समझना मेरी बात। ये ट्यूबुलिन प्रोटीन का तो निर्माण करता ही करता है। ठीक है ना। अच्छा तुम लोग क्रोमोसोम का जब स्ट्रक्चर पढ़े होंगे तो एक चीज मुझे बताना, क्रोमोसोम जो हमारा होता है, याद करो सेल चैप्टर नंबर 8 में तुम लोगों को सर ने बताया होगा। अच्छा ये जो हमारा जो क्रोमोसोम होता है, उस क्रोमोसोम के पास में यहाँ पे ये जो गड्ढा होता है उस गड्ढा को क्या बोलते हैं, कोई बताएगा क्या। क्रोमोसोम के जो गड्ढा यहाँ पे है, कमरनुमा संरचना जो बना हुआ है दोनों तरफ से, इस गड्ढा को क्या बोलते हैं, कोई बताओगे या मैं बताऊं, जल्दी बताओ। चलो मैं बताता हूँ, ध्यान दो। देखो यहाँ पे जो कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ है क्रोमोसोम में, ये जो गड्ढा हुआ है ना, उस गड्ढा को हम लोग नाम देते हैं सेंट्रोमेयर। अब कभी भूलना मत, सेंट्रोमेयर बोलते हैं।
ये क्या है? इसको हम लोग प्राथमिक गड्ढा भी बोलते हैं या प्राइमरी कंस्ट्रक्शन भी बोलते हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। ठीक है ना? इसको हम लोग सेंट्रोमेयर के नाम से डिस्कस कर सकते हैं बेटा, या इसको हम लोग प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन के नाम से डिस्कस कर सकते हैं। सेंट्रोमेयर बोल सकते हैं या इसको प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन के नाम से डिस्कस कर सकते हैं। क्रोमोसोम का थोड़ा सा संरचना में बता ही देता हूं, ध्यान दो। इस क्रोमोसोम के अंदर में तुमको क्या रखा हुआ मिलेगा? कंडेंस्ड डीएनए रखा हुआ मिलेगा, कुछ इस तरीके से कंडेंस्ड डीएनए रखा मिलेगा। ठीक है ना? और ये डीएनए का कितना धागा होगा बेटा, बताना मुझे। जीवन फेज में हमारा जो क्रोमोसोम होगा उसमें एक धागा होगा, ध्यान देना। समझो, यहीं पे मैं बता देता हूं, ये चीजें तुम लोग चैप्टर नंबर 8 में पढ़े होगे, और नहीं पढ़े हो तो यहाँ पे सुन लो। जीवन फेज में देखोगे ना, तो क्रोमोसोम का, सॉरी, डीएनए का एक ही धागा होगा। लेकिन तुमको पता है ना, एस फेज में जाने के बाद क्या होता है? डीएनए का धागा बनता है, डीएनए बनता है ना, डीएनए सिंथेसिस होता है ना, हाँ या ना? जल्दी मुझे बता। एस फेज में डीएनए का सिंथेसिस होता है ना? ओके, हाँ, वेरी गुड, होता है। तो एस फेज के बाद तुम जब जी टू फेज में देखोगे, ध्यान दो, जी टू फेज में तुम जाओगे तो बताओ वहां पे डीएनए का धागा कितना होगा, दो या एक? जल्दी बताओ, एक या दो? हाँ बिल्कुल, दो धागा यहाँ पे होगा बेटा, वेरी गुड, यहाँ पे दो धागा होगा। ठीक है ना? तो अगर डीएनए का एक धागा, ठीक है ना, तो उसका मतलब समझना वो जीवन फेज है। ठीक है ना? और अगर डीएनए का दो धागा मिला, तो उसका मतलब समझना डीएनए का मतलब वो जो हमारा है जी टू फेज में या एस फेज में। एक और चीज बेटा मुझे बताना, थोड़ा ध्यान देना। अगर तुमसे कोई पूछे, ध्यान दो, कि यहाँ पे ये जो घटना घटी है, यहाँ पे जो इवेंट हो रहा है, मैं इसको बॉक्स में ही डाल देता हूँ, ये जो इवेंट हमारा हुआ, ठीक है ना, क्रोमोसोम की संख्या जीवन फेज में और जी टू फेज में सेम है या बढ़ गया है, बताना मुझे। जीवन फेज के बाद अगर जी टू फेज में कोई सेल चला जाए तो क्रोमोसोम की संख्या बढ़ा है या घटा है, या सेम का सेम है? सोच के मुझे बताना, बढ़ा है क्रोमोसोम की संख्या, घटा है या सेम है? क्रोमोसोम की संख्या तो हमको सेम लग रहा है। देखो यहाँ पे भी एक क्रोमोसोम था, ये एक ही क्रोमोसोम है ना, और यहाँ पे भी तो एक क्रोमोसोम है। तो जीवन फेज देखो या जी टू फेज देखो, यहाँ पे तुम क्या देखोगे? नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है ना? क्या होगा? नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पे सेम होगा। लेकिन अगर तुमसे कोई पूछ दे कि बताइए जीवन से कोई जी टू फेज में गया है, थोड़ा अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम या अमाउंट ऑफ डीएनए की बात कर ले, अगर तुमसे कोई अमाउंट ऑफ डीएनए पूछे, तो क्या बताओगे? सेम है, दुगुना हुआ है, आधा हुआ है? बताना मुझे। अमाउंट ऑफ डीएनए सेम है, दुगुना हुआ है, या आधा हुआ है? दुगुना हुआ है, वेरी गुड। यहाँ पे एक धागा था, यहाँ पे दो धागा हो गया, मतलब अमाउंट ऑफ डीएनए जो है वो टू टाइम्स हो गया है, टू टाइम्स हो गया है। ठीक है ना बेटा? तो ये कभी कभी क्वेश्चंस पूछ दिए जाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको लिखा दिया। याद रखना, जीवन फेज से एस फेज की तरफ जाते हैं हम लोग, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम तो हमारा सेम रहेगा, लेकिन अमाउंट ऑफ डीएनए हमारा दुगुना हो जाएगा। क्रोमोसोम की संख्या 46 ही हो जाएगी, लेकिन क्रोमोसोम की मात्रा जो है वो दुगुना हो जाएगी। क्लियर है ना? चल ठीक है, मेटाफिज पे वापस बनाते हैं। ये समझने के लिए जरूरी था, इसलिए मैंने यहाँ पे बताया, ध्यान दो। चलो इसको हटाते हैं, मेटाफिज में आते हैं। हमने प्रोफेज में क्या देखा था? हमने प्रोफेज में देखा था कि बेटा जो क्रोमोसोम हमारा है ना, कंडेंस करके इस तरीके से जमा हो गया। क्रोमोसोम कुछ ऐसे कंडेंस होकर के जमा हो गया है। उसके साथ साथ हमने क्या देखा था? हमने देखा था कि सेंट्रियोल जो है वो अपोजिट एंड की तरफ चला आया है। सेंट्रियोल जो है वो अपोजिट एंड की तरफ चला आया है। हाँ, एक और इंपॉर्टेंट चीज जो बताना भूल गया, ध्यान दो। क्रोमोसोम का जो ये सेंट्रोमेयर है ना, सेंट्रोमेयर का मतलब क्या? प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। उस प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूशन के पास में तुम देखोगे तो एक इंटरेस्टिंग चीज मिलने वाला है। तुमको मिलेगा यहाँ पे एक छोटा सा तस्तरी नुमा या प्लेट नुमा संरचना, जो प्रोटीन का बना हुआ होता है बेटा। ये प्रोटीन का बना हुआ होता है। ये जो प्लेट नुमा संरचना है क्रोमोसोम के ऊपर में प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन पे, उसको बेटा विशेष नाम से जानते हैं। इसको हम लोग नाम देते हैं काइनेटोकोर। ठीक है ना? ये प्रोटीन का जो डब्बा यहाँ पे लगा हुआ है या प्लेट लगा हुआ है इस तरीके से, उस प्लेट को बेटा हम लोग नाम क्या देते हैं? इस प्लेट को हम लोग नाम देते हैं काइनेटोकोर। काइनेटोकोर। ठीक है ना? इस डब्बे को हम लोग क्या नाम देते हैं? काइनेटोकोर। ठीक है ना? कैसे डिफाइन करोगे इसको बेटा? ध्यान दो, कैसे डिफाइन करोगे इसको? इसको बोलोगे ये क्या है? प्लेट लाइक स्ट्रक्चर है।
कहां प्रेजेंट है? तो प्रेजेंट ऑन कहां? क्रोमोसोम। ठीक है ना? क्रोमोसोम पे जो प्लेट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है उसको हम लोग क्या नाम देने वाले हैं? इसको नाम देने वाले हैं हम लोग काइनेटोकोर। ठीक है ना? खासियत इसकी क्या है? तो जैसे तुम्हारा दरवाजा है, मान लो ये दरवाजा, ठीक है ना? तो दरवाजा खोलने के लिए तुम क्या करते हो? पकड़ते हो, खोल देते हो? नहीं। दरवाजा को खोलने के लिए वहां पे क्या होता है? एक हैंडल लगी हुई होती है। उस हैंडल को हम लोग पकड़ते हैं और खींचते हैं, खुल जाता है। वैसे ही काइनेटोकोर यहाँ पे लगा। काइनेटोकोर क्या है? काइनेटोकोर एक प्लेट के जैसा स्ट्रक्चर है जिस पे हम लोग क्या करेंगे? रस्सी को बांधेंगे। ये जो हमारा स्ट्रक्चर है, ये जो तुम देख रहे हो स्पिंडल फाइबर, इसी काइनेटोकोर के साथ तो जुड़ता है। मुझे स्ट्रक्चर बनाने को अच्छे से, इसी काइनेटोकोर के साथ तो जुड़ता है। यही तो काइनेटोकोर है जिसके साथ अटैच होकर के उसको खोलेगा वो। यही तो काइनेटोकोर है। ठीक है ना? यही तो काइनेटोकोर है। ठीक है ना? तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? काइनेटोकोर हमारा एक ऐसा संरचना है जहां पे क्या होता है? प्लेट लाइक स्ट्रक्चर है जहां पे स्पिंडल फाइबर अटैच होता है उसको खींचने के लिए। ठीक है ना? तो काइनेटोकोर को बोल सकते हैं प्लेट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम। ठीक है ना? और क्या इसके बारे में बोल सकते हैं? तो इसके बारे में और हम लोग बोल सकते हैं बेटा कि स्पिंडल फाइबर यही अटैच करता है ना। हम लोग बोल सकते हैं कि स्पिंडल फाइबर क्या होता है? अटैच करता है यहां पर। ठीक है ना? ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम लोग को याद रखना है। स्पिंडल फाइबर बेटा जी यहीं पे अटैच करता है। मैं लिख लेता हूं, अटैचेज है। ठीक है ना? अब बात होता है कि ये प्लेट बना किस चीज का है, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। ये प्रोटीनियस स्ट्रक्चर है, प्रोटीन का बना हुआ है। ठीक है ना? ये बना हुआ होता है किस चीज का? प्रोटीन का। ठीक है ना? तो स्पिंडल फाइबर के साथ जो अटैच करने वाला स्ट्रक्चर है क्रोमोसोम का, वो है काइनेटोकोर। कहां पे प्रेजेंट होता है? एक गड्ढे में प्रेजेंट होता है, जिस गड्ढे को बोलते हैं हम लोग क्या? सेंट्रोमियर। वहीं पे जो है वो डब्बा हमारा, ये प्लेट लगा हुआ है। इस प्लेट के साथ हमारा स्पिंडल फाइबर जुड़ेगा जो कि ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना हुआ है, और इसको खींचेगा। ठीक है ना? चलिए जी, यहाँ पे समझिए, वापस आते हैं, ध्यान दो। हम लोग फिर से आ जाते हैं कहां पे? लेट प्रोफेज के बाद मेटाफेज। देखो लेट प्रोफेज में क्या हुआ? क्रोमोसोम ऐसे बन गया। क्रोमोसोम का ये सेंट्रोमियर, ये गड्ढा, इस गड्ढा में क्या लगा हुआ है बेटा? इस गड्ढा में लगा हुआ है हमारा ये प्रोटीन। ठीक है ना? इस गड्ढा में क्या लगा हुआ है? ये प्रोटीन। इस प्रोटीन का नाम क्या है बेटा? काइनेटोकोर। इस प्रोटीन का नाम क्या है? काइनेटोकोर। ठीक है ना? इस प्रोटीन का नाम है बेटा जी क्या? काइनेटोकोर। ठीक है ना? देखो जैसे ही लेट प्रोफेज कंप्लीट होता है ना, होगा क्या? ट्यूबुलिन प्रोटीन आपस में जुड़ना शुरू कर देता है, और जुड़ करके ट्यूबुलिन प्रोटीन इस तरीके से काइनेटोकोर के साथ जुड़ना स्टार्ट कर देता है। ठीक है ना? ट्यूबुलिन प्रोटीन आपस में जुड़ करके इस तरीके से लगातार जुड़ करके और इस तरीके से स्पाइनल फाइबर बनाएगा। और क्या करेगा वो ट्यूबुलिन प्रोटीन हमारा? ये ट्यूबुलिन प्रोटीन जो हमारा है वो पकड़ लेगा इस क्रोमोसोम। ट्यूबुलिन प्रोटीन जो है ना वो इस तरीके से क्रोमोसोम को पकड़ लेगा दोनों तरफ से। और अब इस ट्यूबुलिन प्रोटीन को क्या बोलेंगे? अब इस पॉलीमराइज ट्यूबुलिन प्रोटीन को हम लोग नाम देने वाले हैं स्पिंडल फाइबर। समझ रहे हो ना? तो लेट प्रोफेज के बाद क्या हुआ है? लेट प्रोफेज के बाद हम लोग यहाँ पे देखते क्या है? लेट प्रोफेज के बाद अगर हम लोग देखें यहाँ पे क्या हुआ है, तो हम लोगों को समझ में आता है कि लेट प्रोफेज के बाद, ध्यान देना, समझना मेरी बात। लेट प्रोफेज के बाद हुआ यूं है, ट्यूबुलिन प्रोटीन आपस में पॉलीमराइज करके इस तरीके से क्या हुआ है कि दोनों तरफ से क्रोमोसोम को जकड़ लिया है। अब जो अपना बेचारा क्रोमोसोम है वो छटपटा रहा है। कैसे छटपटा रहा है, मैं संरचना बनाता हूँ। ये अपना क्रोमोसोम, ठीक है ना? इस क्रोमोसोम का ये गड्ढा, इस गड्ढा पे जो तस्तरी के जैसा या प्लेट के जैसा प्रोटीन लगा हुआ है काइनेटोकोर। और इस काइनेटोकोर को क्या हुआ है? दोनों तरफ से स्पिंडल फाइबर पकड़ लिया है जो कि ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना हुआ है। समझना, दोनों तरफ से स्पिंडल फाइबर उसको पकड़ लिया है जो कि ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना हुआ है। और पकड़ने के बाद क्या होता है पता है तुमको? इंटरेस्टिंग चीज तो उसके बाद है। पकड़ने के बाद ये जो स्पाइनल फाइबर है एटीपी को खा करके एनर्जी प्राप्त करता है और सिकुड़ता है। ठीक है ना? और जैसे ही वो सिकुड़ेगा होगा क्या? सारा का सारा क्रोमोसोम को खींच करके बीच में ले आएगा। ठीक है ना? सारे क्रोमोसोम को खींच करके वो क्या करेगा? बीच में ले आएगा। हम लोग बोल सकते हैं सारे क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं? वो मिडिल में आ जाते हैं। ठीक है ना? तो मेटाफेज का इंटरेस्टिंग इवेंट क्या हुआ है? मेटाफेज का इंटरेस्टिंग इवेंट ये हो जाता है यहाँ पे कि ऑल क्रोमोसोम्स, ठीक है ना, ऑल क्रोमोसोम्स कम एट मिडिल बोल दो, या इसको इक्वेटर भी बोलते हैं, इक्वेटर, मिडिल और इक्वेटर।
मेटाफेज में क्या होता है, सारे के सारे क्रोमोसोम जो है वो हमारा इक्वेटर पे चला आ जाता है, या बोल सकते हैं सारे के सारे क्रोमोसोम कहाँ आ जाते हैं बेटा, सारे के सारे क्रोमोसोम मिडिल जो है ना उस मिडिल में आ जाते हैं, बीच में आ जाते हैं। सारे क्रोमोसोम हमारा जो मिडिल है उसमें आ जाते हैं, ये मेटाफेज का पहचान है। ठीक है ना। तो बेटा ध्यान देना यहाँ पे, ये हमारा लेट प्रोफेज के बाद बीच में एक ये वाला फेज आ गया। इस फेज में क्या हुआ है, क्रोमोसोम के साथ स्पाइंडल फाइबर अटैच किया है। क्या इसको मेटाफेज बोलेंगे? इसको मेटाफेज नहीं बोलेंगे, क्योंकि बीच में नहीं आया है। तो बोल सकते हैं मेटाफेज से पहले वाला फेज है। मेटाफेज में घुसने के लिए जो काम किया जाता है वो वाला फेज है। बेटा जी यही कारण है कि इस फेज को विशेष नाम से जानेंगे, सो मेटाफेज ना बोल करके बोलते हैं ट्रांजिशन मेटाफेज। ट्रांजिशन मेटाफेज बोलते हैं। तो अपने एनसीईआरटी में एक एडिशनल यहाँ पे फेज दे दिया है, मेटाफेज से पहले वाला, उसको बोलते हैं ट्रांजिशन मेटाफेज। इस मेटाफेज में क्या हुआ है, इस पार्ट में क्या हुआ है, तो इस पार्ट में कुछ ज्यादा कुछ नहीं हुआ है, स्पाइंडल फाइबर जुड़ा है काइनेटोकोर से। बोल सकते हैं इसमें क्या हुआ है, जो स्पाइंडल फाइबर जो है, ठीक है ना, वो क्या हुआ है, अटैच हुआ है किसके साथ, तो बोल सकते हैं काइनेटोकोर के साथ। काइनेटो कोर जो है उसके साथ अटैच हुआ है, ठीक है ना। जबकि एक्चुअली क्या मेटाफेज ये वाला है, ठीक है ना, ये अपना असल में मेटाफेज है। मेटाफेज है जिसमें क्या हुआ है, सारे के सारे क्रोमोसोम कहां पे आ गए हैं, एकदम बीच में या मिडिल जो है उस मिडिल पे आ गए हैं, ठीक है ना। तो ये अपना मेटाफेज, ठीक है ना। अच्छा तुम मुझे बताओ, अगर तुमको क्रोमोसोम का नंबर पता करना हो तो तुम कौन सा फेज ज्यादा चूज करोगे, जब सारे के सारे क्रोमोसोम बीच में आ जाते हैं तब, या जैसे तैसे कभी भी कर लोगे? मेरे अंदर से ये एक ऐसा समय है जहां पे तुम हर एक क्रोमोसोम का संख्या पता कर सकते हो ना। मतलब मेटाफेज जो है ना एक ऐसा फेज है जहां पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम को काउंट किया जाता है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि हमारे अंदर में 46 क्रोमोसोम, कैसे काउंट हम लोग पता करते हैं, हम लोग क्रोमोसोम ये जो सेल है उसका ट्रांजिशन फेज नहीं, उसका सेल का हम लोग मेटाफेज देखते हैं, और मेटाफेज में देखते हैं कि कितने क्रोमोसोम बीच में है, गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यही कारण है कि जब भी किसी सेल में क्रोमोसोम के नंबर को पता करना हो तो हमेशा उसका हम लोग क्या लेते हैं, मेटाफेज लेते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये हमारा मेटाफेज है। मेटाफेज में हुआ क्या बेटा, ध्यान दें, मेटाफेज में हमने क्या देखा, मेटाफेज में प्रोफेज के बाद वाला स्टेप मेटाफेज है। प्रोफेज में क्या हुआ है, सारे के सारे क्रोमोसोम कंडेंस कर गए हैं। कंडेंसेशन के बाद जब क्रोमोसोम हमारा बन गया है तब क्या हुआ मेटाफेज में, मेटाफेज से पहले एक छोटा सा फेज आया है ट्रांजिशन मेटाफेज, जिसमें सेंट्रियोल जो हमारा है वो बना है स्पिंडल फाइबर, और वो स्पिंडल फाइबर क्या हुआ है, क्रोमोसोम के काइनेटो के साथ काइनेटोकोर के साथ दोनों तरफ से चिपक गया है, ठीक है ना। और चिपकने के बाद क्या हुआ है, एटीपी खा करके उसने क्या किया है, सिकुड़ा है वो, और सिकुड़ने के कारण क्या हुआ है, सारे के सारे क्रोमोसोम बीच में आ गए। और जब सारे क्रोमोसोम बीच में आ गए हैं तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेटाफेज, ठीक है ना। तो आप लोग मुझे ये बताओ मेटाफेज एकदम क्लियर हुआ कि नहीं, हाँ या ना, चैट बॉक्स में अच्छे से बताओ मुझे। मैं फिर से बताऊंगा अगर समझ में नहीं आएगा तो, ठीक है ना। जल्दी, सारे लोग, ओके, वेरी गुड, एक्सेलेंट, सबको क्लियर है, ओके। बट एक बार रिपीट कर देना है, ओके बेटा, वेरी गुड, इंपॉर्टेंट है तो रिपीट करना तो जरूरी है। चल ठीक है, मैं 2 मिनट टाइम देता हूँ। स्क्रीन पे जो दिख रहा है उसको सबसे पहले दिमाग में जमा कर दो, जो भी चीजें स्क्रीन पे दिख रही है। मैं अभी क्वेश्चन पूछूंगा, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ मैं। बहुत अच्छे से सबको दिमाग में एकदम जमा करना है, स्टोर करना है, जो भी चीजें लिखी हुई है सबको दिमाग में स्टोर करना है। 2 मिनट का टाइम मैं दे रहा हूँ, फिर पूछूंगा मैं क्वेश्चंस, ओके। चलो तो।
ओके बेटा, सब कुछ क्लियर? हाँ या ना? जल्दी बता। क्लियर ना? ओके, गुड गुड, वेरी गुड। अच्छा, एक बात मुझे बता, सच सच बता, जो आज क्लास में एब्सेंट है, क्या अगला क्लास उसको समझ में आएगा? हम्म। मुझे नहीं लगता समझ में आएगा। और जब समझ में नहीं आएगा तो वो किसको दोष देगा? हमको दोष देगा। क्या मतलब बनता है इसका? या तो पढ़ाई नहीं करे, या तो पढ़े तो सीरियसनेस के साथ पढ़ाई करे। मजाक थोड़ी है, आदमी जिंदगी बनाने के लिए मेहनत करता है। हाँ। अब एक एक दिन का पढ़ाई कितना इंपॉर्टेंट है, समझ रही हो? एक दिन अगर 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 तुम सही से नहीं पढ़ते हो ना, तो उसका मतलब हो गया कि एक क्लास पीछे का चला गया और एक क्लास आगे के चला गया, 3 क्लास तुम्हारा चला गया। और 3 क्लास आने का मतलब समझ रहे हो, वो चैप्टर नहीं समझ में आने वाला, गया काम से, वो खत्म कहानी। हम्म। अगर एक क्लास छोड़ते हो तो उसका मतलब चैप्टर गया, कहानी खत्म, समझ में नहीं आने वाली है। साइंस है, इसमें हर एक क्लास का अपना इंपॉर्टेंस होता है। आर्ट्स थोड़ी है कि जहां से पढ़े वहीं से समझ में आना स्टार्ट हो गया। फिर भी नहीं समझता है लोग। हाँ, बोलता है डॉक्टर बनने वाले हैं और ये बनेंगे वो बनेंगे, क्या बनेगा? कुछ नहीं होने वाला है। हाँ। ये गलत बात है ना। अब देखो, हम अपन यहाँ पे कितने हैं, 10 11 स्टूडेंट हैं। अब तो 2 गायब ही हो गया, उसमें 9 बचे हुए हैं। प्रॉब्लम होगा, बाद में बोलेगा कि सर ने अच्छा नहीं पढ़ाया, सर ठीक से नहीं पढ़ाया। सर कहाँ से ठीक से पढ़ाएंगे, क्लास में लोगे तब तो। कम से कम क्लास में आदमी बैठे तब तो समझ में आए। हाँ। छोड़ो, हटाओ। चलो ठीक है, क्लास वास यहीं पे स्टॉप करते हैं, ठीक है ना? और जिसका भी क्लासेस छुट्टी हुई है, वो वीडियो, रिकॉर्डेड वीडियो अपन अभी डालेंगे, देख लेगा, ठीक है ना? तुम लोग भी देख लेना। देखो, एक भी क्लास मत छोड़ो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जो समय बीत रहा है वो समय दोबारा नहीं आए, इस बात पे यकीन करो। जो चीजें बीत गई हैं वो दोबारा नहीं होने वाली, ठीक है ना? तो जिसका भी वीडियो, मानो कि लेक्चर छूटा हुआ है या कहीं भी कंफ्यूजन है, सारा वीडियो अपलोड हो जाता है, उसको देखो वहां पे, वहीं पे कमेंट में हमसे क्वेश्चन पूछो, ठीक है ना? जो भी क्वेश्चन होता है मैं उसका आंसर करूंगा, ठीक है ना? तो क्लास को एंड करते हैं। आज आज डिस्कस करने से ज्यादा फायदा नहीं है, बाद बाकी जो रामलाल साहब एब्सेंट है, अगले क्लास में हंगामा करेंगे सब, ठीक है? चलो ठीक है, तो तुम लोग फेस्टिवल सेलिब्रेट करो, कल अपन मिलते हैं, ठीक है बेटा? ओके, चलो बाय। कल मिलते हैं। ओके, बाय बाय।